आज कंटिन्यू करते हैं रेडिएशन प्रेशर को। लास्ट में हमने रेडिएशन प्रेशर के 2 केस डिस्कस कर लिए थे, है ना, और दोनों केस में हमने रिजल्ट भी कैलकुलेट कर लिए थे। फर्स्ट केस में जिसमें 100% एब्जॉर्प्शन हुआ था, उस केस में रिजल्ट क्या था रेडिएशन प्रेशर का, I/C, ठीक है, I इज वॉट, इंटेंसिटी। और सेकंड केस में जिसमें 100% रिफ्लेक्शन हुआ करता था, उसमें कितना रेडिएशन प्रेशर आया था, वो आया था 2I/C। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब थर्ड पार्ट करते हैं जिसमें R का वैल्यू कुछ R है, और अगर R के इक्वल है, आपको लग रहा होगा कि R के इक्वल क्या है, मतलब कुछ ना कुछ रिफ्लेक्टिंग पावर है, ठीक है। और अगर उसकी कुछ रिफ्लेक्टिंग पावर, अच्छा A प्लस R का वैल्यू कितना था, 1 के इक्वल, तो उसकी कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्टिव पावर भी रही होगी, दैट इज 1 माइनस R। ध्यान समझो, जैसे अभी तक जो हमने दोनों केस देखे, उन दोनों केस में क्या दिया, तो रिफ्लेक्शन हो रहा था, एब्जॉर्प्शन 0 था। ये एब्जॉर्प्शन हो रहा था तो रिफ्लेक्टिंग पावर 0 थी। अब हमने ऐसा सरफेस लिया कि पार्शियली रिफ्लेक्टिंग भी है और पार्शियली एब्जॉर्बिंग भी है। तो सोचो अगर मैं बोलूँ कि टोटल वैल्यू 10 है और उसमें से एक वैल्यू 4 है, तो समझ में आया दूसरी वैल्यू कितनी होगी, 6 रही होगी ना। इसी तरह मैंने माना कि एक सरफेस जिस पर अब हमारा लाइट बीम इंसिडेंट होगा, उसकी रिफ्लेक्टिंग पावर स्मॉल r है, तो उसकी एब्जॉर्बिंग पावर क्या रही होगी, 1 माइनस R, क्योंकि टोटल क्या है, 1 है। क्लियर है मेरी बात? ओके। और बीम अभी कैसी गिर रही है, सिर्फ सीधी गिर रही है, ठीक। तो अब एक बात समझो, इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास बीम ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ये एरिया कौन सा है अपना, A, इंटेंसिटी क्या है इसकी, I। तो सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है, अपने को तो रेडिएशन प्रेशर चाहिए। अब अपने को पता है रेडिएशन प्रेशर या कोई भी प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। किसका एरिया, सरफेस का एरिया। उसमें भी थोड़ा थोड़ा भी और बताऊंगा मैं। और जब हम इंटेंसिटी निकालते हैं कि इस लाइट बीम की क्या इंटेंसिटी है, तो उसमें किसका एरिया लिखते हैं, बीम का। वो भी एक बार मैं फिर से और समझा दूं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटेंसिटी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं उसमें, है ना। तो टेंशन मतलब एक बार फिर से इस लेक्चर में मैं लास्ट में समझा दूंगा इंटेंसिटी कैसे कैसे कहाँ कहाँ कंसिडर करनी है। बट अभी के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमारा काम है रेडिएशन प्रेशर कैलकुलेट करना। तो हमने क्या एक काम करते हैं, ध्यान समझना, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ, ऐसा समझो, रिफ्लेक्टिंग फोटोन पर सेकेंड। तो जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग फोटोन पर सेकंड क्या होगा, हम एक काम करते हैं, हम टोटल एनर्जी निकालते हैं। तो टोटल एनर्जी तो अपने को पता है, टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी होगी I इंटू ए डिवाइड बाई HC बाई लैम्डा। तो इससे क्या मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड। टोटल इतने फोटोन आए। अब उस सरफेस की क्या कैपेबिलिटी कि वो R फोटोन को रिफ्लेक्ट करती है, मतलब नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग फोटोन पर सेकेंड विल बी इनटू R। इस चीज को अच्छे समझो। क्लियर कि आपको बता दिया गया कि मैंने बताया कि इस सरफेस की कैपेबिलिटी कि ये 10 फोटोन गिरते हैं। टोटल कितने फोटोन गिरते हैं, 10। तो उसमें से कितने रिफ्लेक्ट होते हैं, 2। तो आपने क्या किया, टोटल फोटोन्स का नंबर पता कर लिया। ये क्या है, IA बाई HC बाई लैम्डा क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकेंड। मैंने कहा इतने तो गिरे थे, रिफ्लेक्ट कितने हुए, जैसे मैंने बोला कि इस सरफेस की रिफ्लेक्टिंग पावर 2% है। कितने परसेंट, 2%। और बेसिकली टोटल इतने फोटोन गिरे, तो कितने रिफ्लेक्ट होंगे, आप क्या करोगे, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे उस फैक्टर से। तो वही हमने अपन स्मॉल r से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी तरह से नंबर ऑफ एब्जॉर्ब्ड फोटोन पर सेकेंड, वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे IA अपॉन HC बाई लैम्डा इंटू 1 माइनस R। इन दोनों पॉइंट्स पहले आप अच्छे से देखो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट कर लेना है एवरेज फोर्स। तो हमने एक काम किया, इसका भी फोर्स और इसका भी फोर्स अलग अलग कैलकुलेट किया और फिर दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइड करेंगे सरफेस एरिया से, देन वी विल गेट द रेडिएशन प्रेशर। क्लियर। तो हमने देखा यहाँ पर फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटोन। अब सोचो रिफ्लेक्टेड फोटोन कितने फोर्स, कितना फोर्स लगाएंगे। फोर्स कैसे कैलकुलेट करते थे, याद करो, किसी भी सरफेस पे लगने वाला एवरेज फोर्स कैसे कैलकुलेट करते थे, उस सरफेस के जो मोमेंटम है, मोमेंटम में आने वाला चेंज कितने सेकंड में, 1 सेकंड में।
तो हमने क्या कैलकुलेट किया था, एक फोटोन के मोमेंटम में आने वाला चेंज इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड। तो यहाँ पर फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटोन ओनली निकाल रहे हैं, तो क्या ये लिखना चाहिए, ध्यान समझें 2h/λ। पहले समझो 2h/λ क्यों, 2h/λ क्या चाहिए, 2h/λ है यहाँ पर एक फोटोन जो रिफ्लेक्टेड फोटोन है, क्या रिफ्लेक्शन में होता था h/λ से आया और h/λ से गया, तो उसमें मोमेंटम में कितना चेंज आएगा 2h/λ इनटू नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटोन जो कि कितना है Ia/hc इंटू लैम्डा इंटू आर। क्लियर है, ठीक। तो ये क्या आ गया, फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटोन ओनली। सेकंड, फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्बिंग फोटोन, वो कितना हो जाएगा, अच्छे से कैंसिल आउट क्या हो रहा है, लैम्डा से लैम्डा चला जाएगा, एच से एच चला जाएगा, सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे फोर्स ड्यू टू, तो इसमें क्या आएगा, इसमें सिर्फ h/λ आएगा। h/λ क्यों आया और गया कुछ भी नहीं, तो आएगा h/λ इंटू Ia लैम्डा अपॉन hc 1 माइनस r, लैम्डा चला गया h चला गया, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा, यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, Ia/c कॉमन ले लो, Ia/c कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा 2r और यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस r। तो फाइनल जो हमारे पास नेट फोर्स आया, नेट फोर्स विल बी Ia/c 1 प्लस r, ये आया। तो हमारा प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू आ जाएगा F नेट अपॉन सरफेस एरिया। ठीक, मैं फिर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर बीम का एरिया और सरफेस का एरिया एक ही, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट जब चेंज हो गया सिनेरियो तब कुछ इस पर चेंजेस आएंगे, वो मैं बता दूंगा कैसे। तो F नेट जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आई से कैंसिल हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा I/c 1 प्लस r। क्लियर ये रिजल्ट, आप ध्यान से देखो, अगर ये रिजल्ट याद है और हमें चेक करना है कि सब कुछ सही है नहीं है, तो देखते हैं। जब r का वैल्यू 0 था तो याद करो 100% एब्जॉर्बिंग बॉडी थी, उस पर्टिकुलर केस में रिजल्ट आया था I/c। इस फॉर्मूले में r का वैल्यू 0 रखो, r का वैल्यू जैसे 0 रखोगे देखो I/c आ गया, और r का वैल्यू 1 रखा तो 2I/c आ गया। तो प्रैक्टिकल फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो आप स्क्रीन शॉट करके ये नोट कर लो, है ना। इसके आगे अब 3 केस कौन से पढ़ने हैं जिसमें फोटोन टेढ़े गिरेंगे, और उससे पहले मैं आपको इंटेंसिटी के बारे में, प्रेशर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू अच्छे से दे देता हूँ, तो ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्रेशर के बारे में, है। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ये तो अपने पता है, एरिया किसका, जिस बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो। ध्यान से ना, मान लो ये एक बॉडी है, तो इस बॉडी पर आपने फोर्स लगाया ऐसे, ये थीटा एंगल पर ऐसे फोर्स लगाया, तो रियलिटी में बुक्स में क्या डायरेक्ट लिख देते, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन। अच्छा, प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर का रेशियो कैसे क्या आएगा, स्केलर, कैसे आ सकता है ये, है ना, डाउट आया। तो बेसिकली हम फोर्स और एरिया दोनों के क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड, ये याद रखना, आप चाहो तो नोट कर ली बात। प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, प्रेशर हमारी स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स कैसी है, वेक्टर, और एरिया भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। हम इन दोनों को क्या चीज लेते हैं, सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड्स लेते हैं। क्लियर, ओके। अब फोर्स के तो यहाँ पर दो कंपोनेंट दिख रहे होंगे आपको, एक तो F cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर F sin थीटा। तो आपको यहाँ से फील करना पड़ेगा, ऐसे कोई बॉडी रखी हुई है, उस पर फोर्स आप टेढ़ा लगाओगे, तो जब आप टेढ़ा फोर्स लगाओगे तो फोर्स के दो कंपोनेंट, एक तो ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर और एक सरफेस के पैरेलल। तो सोचो कौन सा फोर्स का कंपोनेंट प्रेशर डेवलप करेगा।
ये वाला तो कोई प्रेशर डेवलप नहीं करेगा, ये तो सरफेस के अलाउंग लग रहा है, क्या ये वाला करेगा? इसलिए प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ना याद रख के आपको क्या याद रखना चाहिए कि फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन एरिया का मैग्नीट्यूड। एफ परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? फोर्स का ऐसा कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर उसे कंसीडर करते हैं और दोनों के लेते हैं मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो ये करेक्ट चीज है। ठीक, और थोड़ी सी बात करते हैं इंटेंसिटी की। जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी के बारे में हमने एक बात समझा था कि अगर इंटेंसिटी एक सोर्स है ये जिसका पावर P वॉट है, P वॉट का मतलब है जूल पर सेकेंड। इसकी वजह से किसी भी डिस्टेंस r पर अगर आपको इंटेंसिटी पता करनी है तो सिंपली इंटेंसिटी आपने लिखा था P अपॉन 4πr²। इस सोर्स की वजह से इंटेंसिटी, जब भी सोर्स की वजह से इंटेंसिटी निकालनी हो ऐसे निकालेंगे। क्लियर है जी? ओके। अब अगर हमने कुछ और दूसरे तरह का हमारे पास केस आ गया, कैसा कि मान लो ये लाइट बीम मैसेज आ रही है, ये इतना आप 2-4 मिनट ढंग से सुन लो, इंटेंसिटी के फंडे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कंफ्यूजन होता रहता है। ऐसे बीम जा रही है इस तरह से और ये क्रॉस सेक्शन है। अब मैं आपसे बोलूं कि इस सरफेस से, अच्छा इंटेंसिटी का यूनिट देखो, इंटेंसिटी के यूनिट को हम ऐसे लिख सकते हैं, बताया भी था लास्ट लेक्चर में। इंटेंसिटी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसका क्या आएगा जूल पर सेकेंड और इसका मीटर स्क्वायर, तो ये आएगा जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। तो यहां से बुक में इंटेंसिटी का डेफिनेशन कई बार आपको ये भी मिल जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। इंटेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी पासिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, कि किसी सरफेस से पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में उसके 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया से जितनी एनर्जी पास हो जाएगी उसको इंटेंसिटी बोलेंगे। देखो यहाँ से, तो किसी सोर्स की वजह से किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी हो तो ऐसे लिखेंगे। बट अगर कभी ये पूछा जाए कि सरफेस से कितनी इंटेंसिटी एनर्जी जो थी वो पास हो गई, इंटेंसिटी कितनी है, तो आपको क्या करना है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू आपको क्या करना है जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो आपको क्या समझना है कि इंटेंसिटी एक एनर्जी है, एनर्जी का अमाउंट है जो कि 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया से पास हो रहा है। क्लियर? यहां से एक चीज आपको समझ में और आना चाहिए कि बेसिकली अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा ना हो के क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा होता टेढ़ा, तो फिर क्या करोगे, तो हमेशा ये ऐसे बीम है, ऐसे बीम जा रही है और ये ऐसा अपना क्रॉस सेक्शन है, तो हम हमेशा एरिया का ऐसा फेस लेते हैं जो बीम के परपेंडिकुलर। अगर एरिया परपेंडिकुलर, पहले वाले केस में एरिया ऑलरेडी ऐसा था और बीम ऐसे जा रही थी, तो हम सरफेस का पूरा एरिया कंसीडर कर लेंगे। बट अगर सरफेस एरिया ऐसे है और बीम ऐसे आ रही है तो हम क्या करते हैं, इस एरिया का ऐसा कंपोनेंट लेते हैं जो इस बीम के इंसिडेंट के परपेंडिकुलर। क्लियर है? ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम ये क्लियर हो गया होगा आपको, जैसे कि पहले भी समझाया था कि अगर बीम ऐसे आ रही है और ये अपने को जिस सरफेस पे गिर रही है उसका एरिया है, तो सोचो जब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया लिखोगे तो उसमें किसका एरिया लिखोगे, उस सरफेस का जिस पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो। बट जब मैं टोटल आने वाली एनर्जी की बात कर रहा हूँ, इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ, सोर्स की इंटेंसिटी क्या है, तो बेसिकली अब ये इसको इससे रिलेट करो, तो हम क्या करेंगे, ये एंगल थीटा है, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये आ जाता है इतना a cos थीटा। और अगर हम बात करेंगे कि इससे कितनी इंटेंसिटी या कितनी एनर्जी पास हुई, मैं पूछूं आपसे कि इस पर कितनी एनर्जी 1 सेकंड में आ रही है, तो एनर्जी कैसे निकालोगे आप, तो आप बोलोगे कि
इंटेंसिटी इनटू एरिया, लेकिन इसमें किसका एरिया लिखोगे? इसमें सरफेस के एरिया से मतलब नहीं होता, कितनी एनर्जी आई सरफेस पर डिपेंड थोड़ी कर रही है, वो किस पर डिपेंड करेगी? आने वाली एनर्जी जो बीम के एरिया पर डिपेंड करेगी। तो हमेशा याद रखना कि बीम का एरिया लोगे आप, ठीक है? या फिर सेकंड वर्ड्स में ये समझ सकते हो कि हमें जब भी एनर्जी चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे? सरफेस का ऐसा कंपोनेंट लेंगे, सरफेस का ऐसा कंपोनेंट लेंगे जो बीम इंसिडेंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। आप सोचो इसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट आएगा? ये वाला आएगा, ठीक है? तो ऐसा समझ लो, या फिर ऐसा समझ लो कि बीम का एरिया लेते हैं, दोनों एक ही बात है। क्लियर है? कौन कौन सी? कि जब भी हम एनर्जी पर सेकंड लिखते हैं तो यहाँ का लिखेंगे आई ए कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर क्या याद रख लेंगे? या तो हम ऐसे याद रख लेंगे, यहाँ पर बीम का एरिया लिखते हैं तो अगर सरफेस का एरिया ए है तो बीम का एरिया क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। या फिर क्या याद रख सकते हैं कि जब भी मुझे किसी सरफेस से पास होने वाली इंटेंसिटी लिखनी है तो मुझे सरफेस का वो एरिया लेना है जो वेव प्रोपोगेशन, सॉरी वेव बोल, हाँ वेव बोल सकते हैं, या बीम प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? तो आप स्क्रीन स्टॉप करके पहले ये बात अच्छे से अपने वर्ड्स में नोट करो कि इंटेंसिटी पॉइंट सोर्स की वजह से लिखनी है तो ऐसे लिखते हैं, और किसी सरफेस से पास होने वाली एनर्जी के लिए इंटेंसिटी जब लिखते हैं तो उसको इस तरह से लिखते हैं, और उसमें एरिया किसके लेते हैं? बीम का लेते हैं। ठीक है? और डेफिनेशन आई होप आपने बुक की समझ ही ली होगी कि किसी सरफेस के लिए जब इंटेंसिटी डिफाइन करनी हो तो इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी एनर्जी है जो कि उस सरफेस के 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकंड में पास होगी। ठीक है? और एरिया कैसा होगा? बीम प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ केस लेते हैं। तो फोर्थ केस में हमने अभी 3 केस कौन कौन सी पढ़ ली जिसमें आर था, आर का वैल्यू 1 था, ए का वैल्यू 1 था, थर्ड केस जिसमें पार्शियल था, बट तीनों कैसी बीम थी? सीधी बीम थी, स्ट्रेट 90 डिग्री पे कर रही थी सरफेस पर, और इसी वजह से बीम का एरिया और सरफेस के एरिया सेम ही हो रहे थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आप एनर्जी लिख रहे हो या फिर प्रेशर काउंट कर रहे हो, बट अब फर्क पड़ेगा और आपको मजा भी आएगा। इस बार हमने ले लिया आर का वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू, या पहला ही केस ले लेते हैं, ए का वैल्यू 1 है और आर का वैल्यू 0 है, और बीम ऐसे टेढ़ी आ रही है। वर्टिकल से कितने एंगल पर? वर्टिकल से थीटा एंगल पर। आपको अभी भी रेडिएशन प्रेशर ही कैलकुलेट करना है। ठीक है? और इसका एरिया क्या है? सरफेस का एरिया ए है। अब थोड़ा सा फील करना पड़ेगा आपको, है ना? तो आप स्क्रीन शॉट अगर खुद से करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, पर थोड़ा सा टफ पड़ेगा, तो मैं करा रहा हूँ, उसको आप अच्छे समझें। तो सबसे पहले अपने कैलकुलेट क्या करना है? अपने कैलकुलेशन तो वही लेनी है, रेडिएशन प्रेशर की, तो अपने क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स के लिए क्या निकालना पड़ेगा? आप उल्टा चलाओ तो ज़्यादा फील आएगा। एवरेज फोर्स के लिए क्या निकालना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा चेंज इन मोमेंटम और इन 1 सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम 1 सेकेंड के लिए क्या करूँ? नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड इनटू चेंज इन मोमेंटम सिंगल फोटोन। तो एक फोटोन के मोमेंटम में आने वाला चेंज। तो हमने सबसे पहले कहा एक काम करते हैं कि अगर मुझे एवरेज फोर्स चाहिए तो एवरेज फोर्स निकालने के लिए एक फोटोन के मोमेंटम में आने वाला चेंज और नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकंड। तो एक सेकंड में कितने फोटोन आए वो पहले लिख लेते हैं। तो एक सेकंड में आने वाले फोटोन कैसे निकालते थे? टोटल एनर्जी कितनी आई? अब यहाँ ध्यान से समझो, जो टोटल आने वाली एनर्जी है उसके लिए आप क्या लिखोगे? I इंटू ए कॉस थीटा। इतनी एनर्जी एक सेकंड में आपके पास आ गई। ठीक? I इंटू ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ फोटोन मिल जाएंगे एक सेकंड में, hc बाय लैम्डा। तो ये क्या चीज होगी? ये एक सेकंड में आने वाले फोटॉन्स का नंबर हो गया। अब किस चीज से मल्टीप्लाई करना है? अब मल्टीप्लाई करना है इसमें फोटोन के मोमेंटम में आने वाला चेंज। अब देखो, अगर ए का वैल्यू 1 है और आर का वैल्यू 0 है तो फोटोन के मोमेंटम में आने वाला, तो फोटोन आ कैसे रहे हैं? सीधे या टेढ़े? फोटोन ऐसा आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं P इनिशियल इज इक्वल टू h बाय लैम्डा एंड P फाइनल इज 0।
तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है 0 और इनिशियल क्या है ये। तो आपको अगर याद हो मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम में चेंज अगर ऐसे इनिशियली फोटोन आ रहा है और फाइनल फोटोन का मोमेंटम 0 है, तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी क्या लिखोगे, डेल्टा पी लिखोगे 0 माइनस एच बाई लैम्डा। तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो वो एच बाई लैम्डा है, और इसका डायरेक्शन क्या है। तो ये माइनस साइन क्या होता है, अगर आने वाले फोटोन का मोमेंटम ऐसा है तो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन कैसा होगा, इसका जस्ट उल्टा। क्योंकि चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू क्या है रियलिटी में माइनस एच बाई लैम्डा, माइनस हटा दिया मैंने। माइनस साइन क्या बताएगा कि जो मोमेंटम में चेंज है वो इनिशियल डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा एच बाय लैम्डा। बट सोचो डायरेक्शन क्या है इसकी, डायरेक्शन अभी भी फोटोन के लिए ऊपर ऐसे, क्लियर है ये चीज। अच्छा ये फोर्स किस पे लगा, फोटोन पे, बट हम तो सरफेस पे लगने वाला फोर्स निकाल रहे हैं। तो जो फोटोन पे फोर्स ऐसे लगा इस डायरेक्शन में, तो सरफेस पे कहाँ लगा होगा, इसके ऑपोजिट। तो वापस ऐसे ही कर दो, कंफ्यूज ना हो इस चीज में, है ना। हमने चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन देखा था, चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन क्या आया था, चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन आया था 0 माइनस एच बाय लैम्डा, माइनस लगा ही देता हूँ ये लो। तो माइनस साइन क्या बता रहा है सिर्फ कि जो मोमेंटम में आने वाला चेंज है उसका डायरेक्शन इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल फोटोन की जो मोमेंटम की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट है। ठीक है, तो वो आ गया अपने पास ये वैल्यू माइनस एच बाई लैम्डा। अब ये तो वैल्यू आ गई। फोर्स की बात करें तो जितना फोर्स फोटोन पे लगेगा उतना ही फोर्स सरफेस पे लगेगा, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर फोटोन पे लगने वाला फोर्स ऐसे है, ऐसे था इस डायरेक्शन में, तो सोचो सरफेस पे लगने वाला फोर्स कहाँ होगा, इस डायरेक्शन के अपोजिट, इसलिए इसको वापस ऐसे करते हैं। क्लियर है। अब ध्यान समझे, एक सरफेस है जिसका एरिया ए है और इस पर फोर्स लग रहा है ऐसे। ये एंगल हमने क्या लिया हुआ है थीटा, वर्टिकल से एंगल ऐसे लिया हुआ, ये एंगल थीटा, तो हाँ ये भी ठीक है। फोर्स बेसिकली एवरेज फोर्स, ये वाले एवरेज फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है। अब मुझे इस पर प्रेशर लिखना है, तो प्रेशर में क्या लिखूं मैं, इसलिए प्रेशर में अभी भी समझाया था। फोर्स का ऐसा कंपोनेंट लेते हैं जो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर, मतलब इसका भी कॉस कंपोनेंट लोगे आप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रियलिटी में, पहले एच से एच मार दिया जाए और लैम्डा से लैम्डा मार दिया जाए, आई ए कॉस थीटा बाई सी इंटू कॉस थीटा। तो रियलिटी प्रेशर आ गया आई ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी, ये इसका आंसर। ठीक है, तो आप देखो चेक करना है तो ध्यान समझें कि लास्ट वाले केस में जब हमने पहला केस पढ़ा था, पहले केस में, पहले केस को, इस केस को अगर मुझे पहले वाला केस बनाना तो क्या चेंज करना पड़ेगा, ये तो सेम ही, सिर्फ इन बीम को सीधा करना पड़ेगा। सीधा करने के लिए थीटा कितना हो कर रखना पड़ेगा 0, मतलब इसका जो रिजल्ट है उसमें अगर मैं थीटा का वैल्यू 0 रख दूं तो आंसर आई बाई सी आना चाहिए। करके देखो, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, सॉरी आई बाई सी, ये एरिया तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, एरिया से डिवाइड करोगे तो ये एरिया हटा दो। फोर्स का अगर कॉम्पोनेंट लिया उसमें प्रेशर निकाल रहे तो एरिया से भी डिवाइड करेंगे ना, तो आई बाई सी। और देखो जैसे ही आप cos 0 का वैल्यू रखोगे, cos 0 1 हो गया तो प्रेशर का वैल्यू क्या हो गया आई बाई सी, इसलिए ये परफेक्ट रिजल्ट। क्लियर है, चलो तो ये नोट करो। और इसके बाद सेकंड केस इसका कौन सा वाला, जिसमें अपना 2i बाई सी आया था, a का वैल्यू 0 और r का वैल्यू 1, ये आप खुद से सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको।